फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले जो 2 सूचनाएँ मैं हमेशा देता हूँ, वो आपको दे देता हूँ। पहली चीज़ है, जिन लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जो पहला आपको कमेंट मिलेगा, वहाँ पर एक लिंक दिया है। उस लिंक से आप एक फॉर्म पे पहुँचेंगे, फॉर्म को फिल कर दीजिए, उसमें आपका व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसी पे आपको समय-समय पर नोट्स मिलते रहेंगे। कभी अगर ऐसा होता है आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब आपको नोट्स नहीं चाहिए, तो आप एक मैसेज डाल दीजिए कि अब नोट्स नहीं चाहिए, तो नोट्स आना बंद हो जाते हैं। दूसरी बात है कि जो लोग हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, यूपीएससी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसी भी इस तरह के ज्योग्राफी रिलेटेड एग्जाम के लिए, उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में ही एक लिंक दिया है वीडियो का। उस वीडियो को आप देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारे पेड कोर्सेज के बारे में और वहाँ पर ये जानकर कि हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म की थ्योरी को समझा था। नियतिवाद के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि शुरुआती समय के भूगोलवेत्ता मनुष्य के भाग्य को प्रकृति के अधीन मानते थे। यानी कि इन्होंने माना कि जहां पर जैसी प्रकृति होती है वहां पर वैसा ही मनुष्य का जीवन हो जाता है। अगर कहीं पे रेगिस्तान है तो उसी तरह का मनुष्य का जीवन होगा, कहीं पे बर्फीले पहाड़ है तो वैसा मनुष्य का जीवन होगा। और इन्होंने मनुष्य को लगभग लगभग निष्क्रिय कारक माना। निष्क्रिय मतलब कि मनुष्य की कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती है अपने डिसीजन में, अपने निर्णयों में, और मनुष्य के सभी निर्णय प्रकृति के अधीन होते हैं। जैसा प्रकृति मनुष्य को आदेश देती है वैसा मनुष्य को करना पड़ता है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, इसका बाद के भूगोलवेत्ताओं ने विरोध किया और इस तरह से संभववादी भूगोलवेत्ता सामने आए। संभववादी भूगोलवेत्ता ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जो प्रकृति को स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, मनुष्य के जीवन पे प्रकृति का प्रभाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को अपना गुलाम बना के रखती है, मनुष्य प्रकृति के पूरी तरह से अधीन है। इस चीज को इन्होंने नहीं स्वीकारा। देखिए, थ्योरी का नाम ही है संभववाद, यानी कि संभावना की यहाँ पे बात हो रही है। तो संभववादियों ने कहा कि एक पर्यावरण में बहुत सी संभावनाएं होती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो अब आप कई सारे काम कर सकते हैं। आप पशुपालन कर सकते हैं, आप कृषि कर सकते हैं, या फिर उद्योग धंधे भी लगा सकते हैं। तो एक ही वातावरण में आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसमें से किस संभावना का चयन मनुष्य करता है, ये निर्भर करता है मनुष्य के विवेक के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर और उसकी तकनीक के ऊपर। यानी कि इन्होंने, जो संभववादी भूगोलवेत्ता है, इन्होंने मनुष्य को निष्क्रिय एजेंट ना मानते हुए एक सक्रिय कारक, एक एक्टिव एजेंट माना। इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। जो संभववादी है वो मनुष्य को एक एक्टिव एजेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी मनुष्य जब निर्णय लेता है तो वो प्रकृति का गुलाम नहीं है, प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी तकनीक के आधार पे निर्णय लेता है। जैसा मैंने बताया, एक ही स्थान पे आप पशुपालन करें, कृषि करें, उद्योग लगाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो संभववाद है, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे इंदिरा गांधी नहर है, उसके माध्यम से राजस्थान के जो शुष्क इलाके हैं, गंगानगर वगैरह के, वहां पर कृषि संभव हो पाई, वहां उसको रहने योग्य बनाया गया। तो ये संभववाद है, यानी मनुष्य ने अपनी तकनीक से क्या किया, एक ऐसा स्थान जहां पे कृषि संभव नहीं थी, वहां पर कृषि करने की व्यवस्था कर ली। तो संभववाद की जड़ें आपको प्लेटो के विचारों में मिल जाएंगी। प्लेटो एक महान विचारक थे और ये डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क को फॉलो करते थे। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, डुअलिज्म में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर बस याद रख लीजिए। तो अब देखिए, इसके साथ ही जो संभववाद का विचार है, इसका एक प्रवक्ता या कह लीजिए इसके एक सपोर्टर है लूसियन फेब्रे। अब इनका नाम किस तरह से लिख के आएगा हिंदी में, ये हम लोगों को नहीं मालूम, तो इनकी स्पेलिंग जो है इंग्लिश में याद रखिए, FEBVRE। इससे क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किस भूगोलवेत्ता की बात हो रही है। तो जो लूसिये फेब्रे हैं, इन्होंने अलग अलग समाजों का विकास कैसे हुआ, यानी कि एक जो समाज है मनुष्य का किसी स्थान पे, उसका कैसे विकास हुआ, उसका जो इतिहास रहा है,
इन चीजों को समझाने के लिए एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, एक सोशल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को सामने रखा और इसी को संभववाद कहा गया। यानी इतिहास को समझाने के लिए, मनुष्य के सामाजिक विकास को समझाने के लिए जो इन्होंने अपना सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सामने रखा, वही संभववाद कहलाया। तो देखिए फेब्रम क्या कहते हैं कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। अब देखिए जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बैच यूजीसी नेट है या आरपीएससी है, इसी तरह के एग्जामिनेशंस के लिए है। तो जो लोग इस तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये बुक लिखी थी आपके फेब्रम ने। पहली चीज जो आपको याद रखना है कि अ ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी है? फेब्रम ने लिखी है। और ये कथन भी फेब्रम का है कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, हर जगह संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का निर्णायक है। पहले तो ये आपको कथन याद रखना है कि फेब्रम ने कहा, और इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए वही बात कही जा रही है, अलग अलग शब्द तो अलग है, बात वही है कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अनिवार्य रूप से यही काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूपी में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप रहते हैं, तो पशुपालन कर सकते हैं। इसके साथ ही कृषि का विकल्प भी खुला है, उद्योग का विकल्प भी खुला है। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे विकल्प, यही नहीं अन्य भी विकल्प खुले हैं। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुले हैं। तो यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको कृषि ही करना पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, या आपको उद्योग ही लगाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। इस तरह की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि कई सारी संभावनाएं हैं और इनमें से मनुष्य होने के नाते आप अपने हिसाब से किसी संभावना का चयन करते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि मनुष्य एक एक्टिव एजेंट है, सक्रिय करता है, और जितने भी उपलब्ध विकल्प होते हैं उनमें से किस विकल्प को वो चुनता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल में संभववाद के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? भौतिक पर्यावरण पूरी तरह से मानव गतिविधियों को नियंत्रित करता है। देखिए पहले ही समझ में आ रहा है, संभववाद कहता है कि भौतिक पर्यावरण पूरी तरह से मानव गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता है, यानी कि मनुष्य एक्टिव एजेंट है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कहता है मानव संस्कृति और तकनीकी ज्ञान के विकास के साथ पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य का तकनीकी ज्ञान उन्नत होता है, उसका जैसे जैसे विकास होता है, वैसे ही संभावनाएं भी पर्यावरण में बढ़ती जाती हैं। अब आप खुद सोचिए, हो सकता है अभी भी हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसे रिसोर्सेस हो जिनको हमें इस्तेमाल करना ना आता हो सकता है आज से 1000 साल बाद, 1500 साल बाद कोई ऐसा रिसोर्स सामने आए जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे कि वर्तमान में हमारे लिए यूरेनियम जैसे जो रिसोर्स है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन आज से 400 साल पहले यूरेनियम की कोई वैल्यू नहीं थी। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित होती है, वैसे वैसे पर्यावरण में हमारे लिए और ज्यादा विकल्प और ज्यादा संभावनाएं सामने आती हैं। ये बात सही है और यही बात संभववाद कहता है। तो यही बी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि प्लेटो ने संभववाद को स्वीकार नहीं किया, ये गलत है। मैंने आपको बताया कि प्लेटो के विचारों में आप संभववाद की नींव देख सकते हैं। और लूसियन फेब्रे जो है ये भी संभववाद का पक्षधर था, ये संभववाद को स्वीकार करता था। तो यहाँ पर कहा गया है कि लूसियन फेब्रे मानता था कि पर्यावरण जो है मनुष्य को बाध्य करता है किसी विकल्प का पालन करने में, या किसी मनुष्य के डिसीजन जो है प्रकृति के अधीन होते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये भी गलत है, क्योंकि लूसियन फेब्रे ने अभी मैंने आपको बताया था, कहा था कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, हर जगह संभावना है। देखिए जो पूरा का पूरा संभववाद है, इसको आप इन 4 पॉइंट से समझ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप पढ़ के याद कर लीजिएगा। पूरी की पूरी संभववाद की थ्योरी इसके अंतर्गत आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। अच्छा, जो हमारे संभववाद की थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, वो है विडाल डीला ब्लाश, यानी कि पॉसिबिलिज्म, जिसे हिंदी में संभववाद कहते हैं। इसकी नींव का सबसे मजबूत पत्थर विडाल डीला ब्लाश के द्वारा रखा गया। इन्होंने एक अपनी अवधारणा दी, जीवन शैली की अवधारणा, इसको कहते हैं जेनर डे वाई।
तो ये जो जनरडेव वाई है, यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन आ जाता है। पहली चीज है, जनरडेव वाई का मतलब क्या है? जनरडेव वाई का मतलब है जीवन शैली या जीवन जीने का तरीका। और ये जनरडेव वाई की जो अवधारणा है, इसमें विडाल्डीला ब्लाश ने कहा कि देखिए, एक ही पर्यावरण में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की जीवन शैली वाले लोग रह सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हो सकता है उत्तर प्रदेश का एक इलाका ऐसे हो, जैसे कि नोएडा वगैरह, जहां पर उद्योग धंधे आपको ज्यादा देखने को मिले, जबकि इन्वायरमेंट वही है, वातावरण वही है। जबकि एक दूसरा इलाका ऐसा हो, जैसे आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह, जहां पर आपको कृषि ज्यादा देखने को मिले। तो कुल मिलाकर के एक ही पर जैसे पर्यावरण में आप देखिए अलग अलग जीवन शैली के लोग रहते हैं। इसी चीज को समझाया जेनर डे बाय की अवधारणा के द्वारा विडाल डी ला ब्लाश ने। इन्होंने कहा कि जो एक जीवन शैली आपकी बनती है, जीवन शैली मतलब आपकी संस्कृति कैसी है, आपकी परंपराएं क्या हैं, आप कौन से त्योहार मनाते हैं, अलग अलग समूहों को, जैसे वृद्ध हो गए, बच्चे हो गए, महिला हो गई, इनको लेकर के आपके किस तरह के विचार हैं, ये सारी चीजें कैसे बन रही हैं, ये चीजें अगर देखिए एक नियतिवादी होगा तो वो क्या कहेगा, ये सब प्रकृति से निर्धारित होता है। लेकिन इस बात को खारिज करते हुए विडाल डीला ब्लाश ने कहा, ये आपकी संस्कृति, परंपरा, ये सारी चीजें आपके भौतिक पर्यावरण के साथ ही ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है। थोड़ा सा समझिए, केवल ऐसा नहीं है कि आपकी जैसी प्रकृति है वैसी ही आपकी संस्कृति बन जाएगी, बल्कि आपका इतिहास कैसा रहा है। अब एक सभ्यता हो सकती है जिसके ऊपर किसी ने शासन किया, जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को विशेष महत्व मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर समझा जाता था। तो इतिहास, आपका इतिहास कैसा रहा है, उससे आपकी संस्कृति का निर्माण होगा। इसके साथ ही आपके सामाजिक समूह कैसे हैं, किस तरह का आपका समाज है, इन सभी चीजों को मिलाकर जीवन शैली का निर्माण होता है। केवल प्रकृति की ही ऐसा नहीं है कि केवल प्रकृति जैसी होगी वैसी ही संस्कृति मिलेगी, वैसी ही जीवन शैली बनेगी, बल्कि आपका इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, ये सब मिल करके आपकी जीवन शैली का निर्माण करते हैं। दूसरा इनका कॉन्सेप्ट है पेज का कॉन्सेप्ट। पेस का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, बेसिकली इन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन किया। पेस का मतलब है छोटे छोटे क्षेत्र, और इन्होंने ये दिखाया कि ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, इनमें बहुत ज्यादा सांस्कृतिक भिन्नता है। यानी कि भौतिक पर्यावरण इनका एक जैसा है, जैसे कि एक स्थान 1 नंबर, दूसरा स्थान 2 नंबर, नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान की जलवायु लगभग एक जैसी है, मृदा एक जैसी है, वर्षा की मात्रा एक जैसी है। उसके बाद भी ये जो पहला इलाका है और जो दूसरा इलाका है, यहाँ की संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस चीज को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेस, विडार्डी ला ब्लाश का। ब्लाश का एक कथन है कि मनुष्य जो है सक्रिय और निष्क्रिय दोनों कारक है। यानी कि मनुष्य कहीं पर सक्रिय भी है। सक्रिय का मतलब क्या है, एक्टिव का मतलब क्या है, कहीं कहीं पर मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है, अपने डिसीजन अपने आप लेता है, और कहीं कहीं पर मनुष्य प्रकृति से प्रभावित भी होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप प्रकृति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। अगर कहीं पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो फिर आप वहां पे वैसी ही कृषि कर पाएंगे जिसमें पानी ज्यादा चाहिए। तो पूरी तरह से मनुष्य एक्टिव भी नहीं है, और पूरी तरह से मनुष्य पैसिव भी नहीं है। लेकिन विडाल डीला ब्लाश ने कहा कि भूगोल में हम मनुष्य को एक ऐसे भौगोलिक कारक के रूप में देखते हैं जो अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाता है, जिससे कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। कि आपने एक नहर का निर्माण किया अपने पर्यावरण में, जिससे आप अपनी सिंचाई की जरूरत को पूरा कर सके। इस तरह से हम मनुष्य को देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विडाल डीला ब्लाश के अनुसार संभववाद में जीवन शैली का क्या महत्व है। अब एक चीज समझिए, जीवन शैली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आएगा केवल लिखा जेनर डे वाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आपको तुरंत समझ जाना होगा कि जेनर डे वाई बेसिकली जीवन शैली है। और आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि विडाल डीला ब्लाश ने कहा जेनर डे वाई के अंतर्गत कि जो जीवन शैली विकसित होती है वो केवल प्रकृति की वजह से या भौतिक पर्यावरण की वजह से नहीं विकसित होती है,
बल्कि आपका इतिहास कैसा रहा है और आपका समाज किस तरह का है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली किस तरह की होगी इस बात के ऊपर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसमें यही कहा गया है कि जो भी सभ्यता आपको दिखाई दे रही है, वो भौतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों का मिला-जुला संयुक्त परिणाम होती है। तो यही आपका ऑप्शन सही भी होगा। देखिए, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट जितना क्लियर, आंसर उतना ही आपके लिए क्लियर। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप भटक जाएंगे। अब देखिए, संभववाद का प्रसार कैसे हुआ। तो संभववाद जो है, ब्लास्ट तो फ्रांस का है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट का, लेकिन जो फ्रांस है उसके बाहर भी संभववाद फैला। तो बैरों ने पर्यावरण की तुलना में मनुष्य को अधिक महत्व दिया। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन से संभववादी भूगोलवेत्ता है, मिलान करिए। तो आपको नाम याद होना चाहिए। बैरो कौन हो गया, संभववादी हो गया। जो ब्रोन्स है, ब्रोन्स ने ब्लाश के विचारों को आगे बढ़ाया। इन्होंने एक बुक लिखी अपनी, एक इनका काम है ला ज्योग्राफी डी एल हिस्ट्री। इस बुक में जो है ब्रून्स ने ये माना कि जो प्रकृति है वो बाध्यकारी नहीं है बल्कि अनुमति देने वाली है। अब देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। एक तो ब्रून्स ने अपनी बुक में कहा, बुक का नाम आपको बताया, और ये ब्रून्स का कहना है कि प्रकृति बाध्यकारी नहीं बल्कि अनुमति देने वाली है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रकृति आपको कुछ करने पे मजबूर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आप को खेती ही करना होगी या उद्योग ही लगाना होगा, लेकिन अनुमति ज़रूर देती है। अब आप रेगिस्तान में हैं, तो वहाँ पे आप गन्ने की खेती तो नहीं कर लेंगे। जहाँ पर नहर भी नहीं बन सकती है, यानी कि एक सीमा है, उस सीमा को फिर आप पार नहीं कर पाएँगे। तो एक तरह से प्रकृति आपको अनुमति दे रही है कि इस एनवायरनमेंट में आप ये 10 काम कर सकते हैं। क्या करेंगे वो आपके ऊपर है, वहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। फिर आते हैं कार्ल ओ सायर। देखिए, कार्ल ओ सायर संभववाद को इन्होंने और भी ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत किया। इन्होंने सांस्कृतिक परिदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप की बात कही। देखिए, जो नियतिवादी कह रहे थे कि एक लैंडस्केप पे जो अर्थव्यवस्था है, जो संस्कृति है, वो पूरी तरह से प्रकृति पे डिपेंड करती है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। इस चीज को जो नियतिवादी कह रहे थे, इसके विरोध में ही कार्ल ओ सायर ने कल्चरल लैंडस्केप की बात कही। क्वेश्चन आएगा, कल्चरल लैंडस्केप किससे संबंधित है? कार्ल ओ सायर से। इन्होंने क्या कहा, एक जो लैंडस्केप विकसित होता है, एक जो आप भूदृश्य देख रहे हैं, इसके विकास में कल्चर यानी संस्कृति का बहुत ज़्यादा योगदान है। कहीं पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े टाटा का स्टील प्लांट लगा है, कोल प्लांट लगा है, तो इसके पीछे किस चीज़ का योगदान है? मनुष्य की योग्यता का, मनुष्य की तकनीक का, यानी कि जो मनुष्य की योग्यता है, तकनीक है, ज्ञान है, कुल मिलाकर इसको हम संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मनुष्य की जो संस्कृति है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे टाटा स्टील प्लांट दिखाई दे रहा है, कोल का प्लांट दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक भूदृश्य जो डेवलप होता है, एक परिदृश्य जो डेवलप होता है, लैंडस्केप, वो संस्कृति का परिणाम होता है। इसी तरह से बोमैन जो है, ये भी संभववाद का समर्थन करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो भूमि है उसका उपयोग मनुष्य जैसे चाहे वैसे कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इनकी पुस्तक है पायनियर फ्रिंज, नाम याद रखिए, पायनियर फ्रिंज किसकी बुक है? बोवेन की। इन्होंने क्या कहा कि आज तक मैंने ऐसी कोई सभ्यता नहीं देखी जो भूमि की संभावनाएं समाप्त हो जाने से समाप्त हो गई हो। यानी इनका कहना है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि भूमि के ऊपर सारी संभावनाएं खत्म हो गई। जो कुछ आप एक जमीन पे कर सकते थे, वो सारी संभावनाएं खत्म हो गई और इसलिए सभ्यता का अंत हो गया। इस चीज को बोमैन ने कहा था अपनी बुक पायनियर फ्रिंज में। अब देखिए, संभववाद की आलोचना भी की गई। एक तो बात आ जाती है कि संभववाद वहां तक सही है जहां पर वातावरण अनुकूल है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इस तरह की बात सही है, यहाँ पर बात सही है। लेकिन अब अगर हम लद्दाख में संभववाद को लागू करें, तो लागू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, इस तरह का वातावरण है, पर्वतों का इस तरह का ढाल है, और फिर जब ठंड नहीं है तो इस तरह के रेगिस्तान जैसे आपको सॉरी, जब बर्फ नहीं है तो इस तरह का रेगिस्तानी इलाका है कि वहाँ पर बहुत कम संभावनाएं हैं।
तो ऐसे सीमांत पर्यावरण वाले जो इलाके हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे, बहुत ज़्यादा गर्म, वहाँ पर ये संभववाद की थ्योरी लागू नहीं हो सकती है। ग्रिफिथ टेलर ने भी संभववाद की आलोचना की। इन्होंने कहा चलिए ग्रिफिथ टेलर को तो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने ही वाला हूँ। बस इतना हमें समझना है कि इन्होंने भी संभववाद की आलोचना इसलिए की थी, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम है। अगर नियतिवाद एक एक्सट्रीम है, एक आप कह लीजिए कि जो अधिकतम थ्योरी को खींचा जा सकता है, वो एक तरफ अगर नियतिवाद है कि मनुष्य को पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम मान लेना, तो दूसरी तरफ संभववाद भी एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जिसमें मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मान लिया गया, बहुत ज़्यादा मनुष्य की शक्तियों को बढ़ाकर मान लिया गया। तो ग्रिफिथ टेलर ने एक बीच का रास्ता दिखाया था, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद के रूप में। इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी संभववाद की थ्योरी हो गई। इसमें मैंने जोर दिया कॉन्सेप्ट को समझाने में और कुछ फैक्ट्स को भी आपके लिए क्लियर करने में। आगे आपको क्या करना है, कुछ फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, निश्चिंत रहिए। फैक्ट्स जो होते हैं, जो अभी यहाँ पर सारे फैक्ट एक क्लास में कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा तथ्य होते हैं, तो उनको आप किसी बुक से, जो फैक्चुअल बुक होती है, वहाँ से याद कर सकते हैं। और जो मैंने फैक्ट पढ़ाए हैं वो सिलेक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जोग्राफर्स हैं उनके द्वारा कहे गए कथन हैं, तो उनको तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, फॉर्म को भर दीजिए, पीडीएफ व्हाट्सएप पे आ जाएगा। पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो आप सीधे एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्लासेस में क्या-क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, अगली क्लास में हम लोग नवनियतिवाद को पढ़ेंगे और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।